रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संध्या ने अपनी बचपन की दोस्त राधा को वादा किया था कि वो उसकी बेटी की शादी अपने बेटे से करेगी और आज 22 साल बाद संध्या वापस अपने गांव जा रही थी राधा की बेटी गोपी से मिलने। गाड़ी में बैठी संध्या यही सोच रही थी कि ना जाने गोपी कैसी दिखती होगी और इसी बीच कुछ देर में वो अपने गांव राधा के घर पहुंचती है और गाड़ी से उतरकर राधा के छोटे से घर के आगे खड़ी होकर बोलती है, राधा, राधा घर पर हो? अरे कौन सुबह सुबह कुकुर के भांति बोले जा रहा है? कौन हो आप? और काहे हमारी माई के नाम को ऐसे जोर जोर से ले रही हो? कोई पैसा लिया है क्या हमारी माई ने आपसे? लगता है यही है गोपी। देखने में तो सुंदर है, लेकिन इसकी भाषा से लगता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मैं राधा से मिलने आई हूँ, उसकी बचपन की सहेली हूँ। संध्या आंटी? हाँ संध्या। अरे प्रणाम आंटी, माफ करना, बहुत समय बाद आपको देखा इसलिए पहचान नहीं पाई। आइए आइए अंदर आइए। वो क्या है ना, माँ की तबीयत खराब रहती है तो बिस्तर से ज्यादा उठ नहीं पाती। अच्छा कोई नहीं, तुम मुझे उनके पास लेकर चलो। गोपी संध्या को राधा के पास छोड़कर खुद चाय बनाने चली जाती है। साथ ही राधा की तबीयत भी खराब होने के कारण वो बिस्तर पर पड़ी अपनी सहेली संध्या को देखती है तो बोलती है, अरे संध्या, आखिर तू आ ही गई। मुझे लगा था तूने मेरी अनपढ़ बेटी के बारे में सुनकर अपना वादा भी भुला दिया और हमारी दोस्ती भी। अरे नहीं नहीं राधा, तूने ऐसे कैसे सोच लिया? मैं तो यहाँ अपना वादा निभाने आई हूँ, गोपी को देखने आई हूँ। मेरा बेटा शिवम अब शादी के लायक हो गया है। शिवम बेटा भी आया है क्या? नहीं, उसके ऑफिस से उसको ऐसे ही छुट्टी नहीं मिलती। मैं देखने आई हूँ ना, और मेरा बेटा मेरे फैसले को कभी ठुकराता नहीं है। इतने में गोपी चाय लेकर आती है। राधा गोपी को सब कुछ बताती है कि उसने उसका रिश्ता अपने बचपन की सहेली के बेटे से जोड़ दिया है। ये सब जानकर गोपी अपने होने वाली सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और सारी बात करके संध्या वापस से शहर के लिए निकल जाती है और घर आकर वो अपने बेटे शिवम और बेटी रागिनी से कहती है, शिवम और रागिनी जरा बाहर हॉल में आओ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। दोनों अपनी माँ की एक आवाज पर बाहर आते हैं, जिस पर शिवम कहता है, हाँ माँ बोलिए, आपको हमसे क्या बात करनी है? बेटा शिवम, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, लेकिन लड़की गांव की है और मुझे बहुत पसंद है। तो क्या तू अपनी माँ की पसंद को अपनाकर शादी करेगा? माँ, लड़की गांव की हो या शहर की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है आप मुझे अच्छे से जानती हैं और मेरे लिए लाइफ पार्टनर आप मेरे हिसाब से ही चुनेंगी, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाह भैया, आपने क्या जवाब दिया है, मैं तो इम्प्रेस हो गई। लेकिन एक बार मिल तो लो लड़की से, कहीं लूली लंगड़ी हुई तो। रागिनी मजाक नहीं, और लड़की में कोई दोष नहीं है, एकदम गाय है गाय। ओहो, भैया को अब रोज चारा खिलाने उनको तबेले में ले जाना पड़ेगा। छोटी तू सुधर जा। अपने परिवार की हामी सुनने के बाद वो चैन की सांस लेती है और 1 महीने बाद वो अपने बेटे और बेटी को लेकर गांव जाती है, जहां सिंपल तरीके से मंदिर में शादी करवाकर वो गोपी को अपनी बहू बनाकर घर लाती है। और जब गोपी अपने ससुराल में आ रही थी तो रागिनी अपनी नई नवेली भाभी से कहती है, गोपी भाभी, आपका हमारे घर में, उफ मतलब आपके घर में स्वागत है। कम इन कम इन। हाय हाय माँ जी, देखिए तो ननद जी को आपने तमीज नहीं सिखाई। अरे ये क्या बात होती है, अपनी नई नवेली भाभी को घर में आने से पहले ही कमीनी कमीनी बोल रही है। अरे नहीं बहू। 1 मिनट, तुमको कमिन का मतलब नहीं पता? इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं हो तुम? पूरे 2 क्लास तक पढ़े हैं हम और अच्छे से जानते हैं कमीनी का मतलब गाली होता है, लेकिन हम में तमीज है कि ये चीज किसी को नहीं बोलते। माँ, क्या ये सच है? ये 2nd क्लास तक ही पढ़ी लिखी है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे आपका बेटा PhD करके बैठा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी बीवी इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं है कि लोगों से सही तरीके से बात करे। अरे गांव की लड़की मिली थी आपको तो कम से कम पढ़ी लिखी तो ढूंढते। शिवम इतना बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। रागिनी भी अपने कमरे में निकल जाती है और गोपी ये सब देखकर उदास हो जाती है। तभी संध्या उसको गेस्ट रूम में ले जाकर बैठाते हुए कहती है, बहू देख, शिवम की बातों का बुरा मत मानियो, थोड़ा गुस्से वाला है वो। माँ जी, आपने अपना वादा निभाने के लिए मुझ जैसी अनपढ़ को अपनी बहू बनाया, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मुझे ऐसे कभी नहीं अपनाएंगे। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है।
तुमको कभी अच्छा वातावरण नहीं मिला पढ़ने को, वरना तुम भी एक पढ़ी लिखी लड़की होती। माँ जी, तब नहीं मिला, लेकिन अब तो मिला है। क्या आप मुझे पढ़ाएंगी? आप भी तो पढ़ी लिखी हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं सीख जाऊंगी और कम से कम शिवम जी के साथ खड़े होने लायक तो हो जाऊंगी। गोपी की बात सुनकर संध्या भी सहमत हो जाती है और अगले दिन से संध्या गोपी को पढ़ाना शुरू करती है। अपनी सास से सीख सीख कर गोपी उन शब्दों का प्रयोग अपने पति पर करती थी। ऐसे ही एक सुबह कमरे में शिवम के लिए वो चाय लेकर जाती है और उसको सोता देखकर बोलती है, सासू माँ की सिखाई अंग्रेजी इस्तेमाल करती हूँ। हस्बैंड जी, प्लीज शट अप। ओह सॉरी, वेक अप। योर टी इज रेडी। वेक अप। अपनी ये बेकार इंग्लिश बंद करो और चाय रखकर जाओ। यू आर सो मीन। आई एम गोइंग। गोपी को अब बहुत मजा आने लगा था पढ़ाई करने में, क्योंकि संध्या उसको बड़े प्यार से समझाते हुए सिखाती थी। लेकिन एक दिन गोपी को पढ़ाने के समय संध्या को बाहर जाना था, तो वो रागिनी से कहती है, रागिनी, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। आज तू गोपी को पढ़ा दियो और हाँ, अच्छे से समझाइयो हर चीज। क्या माँ? संध्या रागिनी की बात को अनसुना करके निकल जाती है। कुछ देर में गोपी अपना कॉपी पेन लेकर आती है और बोलती है, सिस्टर इन लॉ, शुरू करें? अरे वाह भाभी, लगता है आप बहुत कुछ सीख गई हैं माँ से। चलो फिर शुरू करते हैं। जब आप 4 लोगों में हो तब आपको खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो बताती हूँ। रागिनी गोपी को खुद का परिचय कैसे देना होता है वो बताती है और गोपी को पढ़ाते हुए रागिनी को बहुत मजा आता है, क्योंकि गोपी जितने अच्छे से सीखती थी उतने अच्छे से पढ़ते हुए हंसी मजाक भी करती थी, ताकि पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले को बोरियत महसूस न हो। ऐसे ही लगभग 1 महीना गुजर जाता है। शिवम अब भी गोपी से दूर दूर रहता था, लेकिन एक शाम वो ऑफिस से आकर बोलता है, इस संडे मेरे ऑफिस के दोस्त आ रहे हैं, तो प्लीज तैयारी कर लेना। और माँ, अपनी बहू को बोलना ज्यादा अपनी जुबान ना खोले, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि इतने पढ़े लिखे लड़के की पत्नी अनपढ़ है। माँ जी से काहे बोल रहे हैं? टॉक टू मी। वो टॉक टू मी होता है, और सॉरी, मुझे तुमसे कोई टॉक नहीं करनी। इतना बोलकर शिवम चला जाता है और संडे का दिन आता है। शिवम के दोस्त घर आते हैं, 2 लड़के अरुण और गगन और एक लड़की शीना, और सारे आते ही बोलते हैं, अरे भाई, तेरे से तो रोज मिलते हैं, भाभी से मिलवा, हम तो आज खास उनसे मिलने आए हैं। हाँ, कहाँ है हमारे ऑफिस के सबसे होशियार इंसान की वाइफ? बेटा आप सब बैठो, वो आती ही होगी चाय नाश्ता लेकर। सभी लोग बैठ जाते हैं। इतने में रसोई से बाहर एक बहुत ही सुंदर और मॉडर्न साड़ी में तैयार होकर गोपी हाथों में शरबत ले आती है और सबके सामने आकर कहती है, हेलो एवरीवन। भाई शिवम, यही है भाभी? यस, आई एम गोपी, शिवम्स वाइफ। हाउ आर यू ऑल? वी ऑल आर गुड, एंड बाय द वे यू आर सो ब्यूटीफुल। शिवम, यू आर सो लकी। सच में मुझे भी आज लग रहा है कि मैं कितना लकी हूँ जो मुझे गोपी मिली अपनी पत्नी के रूप में। अब आप सब तो जानते ही हैं भाई की पर्सनैलिटी कैसी है, तो हमने भाभी भी उनके लेवल की ढूंढी है। गोपी के लेवल के आगे तो मेरा लेवल कुछ नहीं है। शुक्रिया गोपी, तुम मेरी जिंदगी में आई उसके लिए। ये सुनकर गोपी शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर शीना कहती है, इंडियन वुमेन कितनी भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, पति की तारीफ करने पर शर्मा कर वहाँ से भाग जाना कभी नहीं छोड़ेगी। इस बात पर सब हंसते हैं, लेकिन गोपी की तारीफ होती देखकर संध्या अपने मन में बोलती है, मेरी अनपढ़ बहू ने अपने पति के लिए ही पढ़ाई की, वो भी दिल लगा के, और आज उसको उसकी मेहनत का फल मिल रहा है कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। और मैं भी चाहती थी गोपी पढ़े, लेकिन शिवम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। आखिरकार आज मेरी शादी हो रही है, वो भी इतनी अच्छी लड़की से जो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और किसी से नहीं। प्रतीक अपनी शादी को लेकर बहुत ही खुश होता है। उसको इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि सच में उसकी शादी हो रही है। प्रतीक अपने ख्यालों में खोया हुआ होता ही है कि तभी उसके पास अवनी आती है और उसे छूते हुए बोलती है, कहाँ गुम हो? शादी करनी है या इरादा बदल दिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं वादा करके पीछे नहीं हटता, और वैसे भी तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। तो चले फिर, मुहूर्त निकलता जा रहा है। ठीक है, चलो। प्रतीक और अवनी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अवनी प्रतीक का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। अवनी प्रतीक के बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाया करती। ऐसे ही एक शाम
अवनी प्रतीक के पास आती है और उसे कहती है, सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। खाना बना दिया है, खा लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके, ध्यान से जाना मगर। अवनी मार्केट के लिए निकल जाती है। प्रतीक अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और सोचने लगता है कि आखिर किस तरह उसने भी किसी से टूटकर प्यार किया था। वो सब किया था जो कि अवनी आज उसके लिए कर रही थी। प्रतीक कॉफी शॉप में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड रिया का इंतजार कर रहा होता है। रिया को आने में काफी देर हो चुकी थी, तो प्रतीक को उसकी चिंता होने लगी थी। वो उसे फोन करता है और बोलता है, कहाँ हो यार? आ रही हूँ यार, वो रेडी होने में टाइम लगता है ना। ओके, जल्दी करो। थोड़ी देर के बाद रिया आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और उसे देखकर प्रतीक कहता है, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी और कुछ नहीं? मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है तुम्हारी तारीफ में, इसलिए बस यही कह दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वैसे तुमने कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए या यूं ही बैठे हुए हो जब से? तुम्हारा इंतजार करते करते 5 बार कॉफी पी चुका हूँ। अब तुम आ गई हो तो कुछ खा भी लूंगा। वो दोनों खाने का ऑर्डर देते हैं और कुछ देर में खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद प्रतीक रिया से कहता है, सुनो, मैं हमारे रिश्ते को एक नए मुकाम पर लेकर जाना चाहता हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि आई वांना मैरी यू। क्या? अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? ओ, हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम करते हो और मुझे ना तुम जैसे इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर रिया वहाँ से उठकर चली जाती है और इधर प्रतीक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या है। वो बस यूं ही शौक में खड़ा रहता है। तभी उसके पास एक वेटर आता है और कहता है, सर आपका बिल। हाँ? प्रतीक वेटर को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर रिया को बहुत ढूंढता है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। प्रतीक बस परेशान होकर इधर उधर भटकता रहता है। साथ ही सोचता है, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रतीक पागलों की तरह बस उसे खोजता ही रहता है, पर रिया की उसे कोई खबर नहीं मिलती। इसी तरह वक्त गुजरने लगता है। अब प्रतीक को भी अकेले जीने की आदत सी हो गई थी, पर उसके दिल में अब भी कहीं न कहीं रिया की यादें जिंदा थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था। वो अपने ऑटो से उतरकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जाम तो बहुत ही ज्यादा लंबा खींचने वाला है। तभी उसके बगल में एक बाइक आकर रुक जाती है और उस बाइक पर बैठा हुआ इंसान अपना हेलमेट उतारता है। असल में वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की होती है, जिसे देखकर प्रतीक के दिल में एक बार फिर कुछ कुछ होने लगता है। प्रतीक को ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा होता है, तो ऐसे में वो सोचता है, अगर ये लड़की मुझे अपनी बाइक पर ऑफिस छोड़ दे तो मैं टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊंगा। मैं इससे बात करके देखता हूँ, अगर मान जाए तो अच्छा ही होगा मेरे लिए। प्रतीक उस लड़की से बात करता है। एक्सक्यूज मी। जी। हेलो, मेरा नाम प्रतीक है और मुझे ना ऑफिस जाने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है, तो क्या आप मुझे अपनी बाइक पर ऑफिस ड्रॉप कर देंगी? ओके, बैठ जाइए। इसके बाद अमीशा प्रतीक को उसके ऑफिस ड्रॉप कर देती है और वो टाइम पर अपने ऑफिस पहुंच जाता है। अमीशा वहां से जाने लगती है। तभी प्रतीक उसे आवाज लगाते हुए बोलता है, मिस सुनिए जरा। अमीशा, और कहीं भी ड्रॉप करना है क्या? नहीं नहीं, बस आपको थैंक यू बोलना था। नहीं जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर अमीशा वहां से चली जाती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। प्रतीक के मन में अमीशा का चेहरा घूमता ही रहता है और वो सोचता है, यार कितनी अच्छी लड़की थी ना वो, कितनी सुंदर थी। पता नहीं किस्मत में उससे दोबारा मिलना होगा भी या नहीं। प्रतीक उसके बारे में सोचता रहता है और इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन फिर से वो जाम में फंस जाता है और बिल्कुल पहले की तरह ही फंसा होता है और पहले की तरह ही एक बार फिर अमीशा वहाँ आ जाती है। प्रतीक अमीशा को देख लेता है और उससे कहता है, हेलो, थैंक यू सो मच, आप आ गई। अरे आप, क्या बात है, लगता है हमारी किस्मत में हमारा मिलना लिखा है, इसलिए तो आप बार बार हमें मिल जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऑफिस छोड़ दूं आपको? आज ऑफिस नहीं जाना। तो कहीं और? आप फ्री हैं आज?
तो मेरे साथ चल लीजिए, मैं अकेला हूँ, कंपनी मिल जाएगी मुझे। कहाँ जाना चाहते हैं आप चलेंगी सच में? हाँ, सोच रही हूँ कि चल लेती हूँ। प्रतीक अमीशा की बात को सुनकर बहुत खुश होता है और फिर दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ बैठकर दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। अब आए दिन वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। प्रतीक को अमीशा से एक बार फिर प्यार होने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो उसे अपने दिल की बात बताने के लिए कॉफी शॉप में बुलाता है। अमीशा उससे मिलने आ जाती है और फिर वो उससे कहती है, क्या बात है प्रतीक, ऐसे अचानक क्यों बुलाया? वो क्या है ना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? इसके बाद प्रतीक अमीशा को अपने दिल की बात बता देता है। उसकी बातों को सुनकर अमीशा बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर खड़ी होकर प्रतीक से बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो प्रतीक? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है और तुमने... तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अमीशा की ये बात सुनकर प्रतीक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे रिया की याद आती है कि उसने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। और फिर अमीशा उससे कहती है, मुझे माफ कर देना प्रतीक, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और शायद अब हमें मिलना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर अमीशा वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर से प्रतीक प्यार के खेल में अकेला रह जाता है और वहाँ अकेला और तन्हा खड़ा रह जाता है। इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है और प्रतीक की जिंदगी में एक और लड़की आती है जिसे एक बार फिर से प्रतीक को जीने की उम्मीद मिलती है। लेकिन इस बार प्रतीक अपने दिल का हाल बताने से बहुत डरता है, मगर वो लड़की प्रतीक से बिल्कुल वैसा ही प्यार करती है जैसा प्रतीक उन दोनों से किया करता था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अवनी होती है। प्रतीक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि अवनी अचानक घर वापस आ जाती है और प्रतीक से कहती है, खाना खाया या नहीं? साथ में खा लेंगे। इस तरह आखिरकार प्रतीक की जिंदगी में उसका सच्चा प्यार अवनी के रूप में आ ही जाता है और वो अवनी के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।